हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी एशिया जो कि एमए सेमेस्टर थर्ड का पेपर है, इसके फर्स्ट यूनिट के टॉपिक द आइडिया ऑफ एशिया के अंतर्गत हम डीकोलोनाइजेशन इन 1940s एंड 1950s एंड पोस्ट डीकोलोनाइजेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉलोनाइजेशन का जस्ट विपरीत ये शब्द है, और कॉलोनाइजेशन के बारे में हम सभी सामान्य इतना अर्थ इसका ज्ञान रखते हैं कि कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि एक शक्तिशाली देश के द्वारा अपने से कमज़ोर देश के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना और उस देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह के जो उसके क्षेत्र हैं सब पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करता है और अपने यहाँ की विशेषताओं को एक तरह से दूसरे देश के कमज़ोर देश के ऊपर या अपनी कॉलोनी के ऊपर वो अपने लाभ के लिए इम्पोज कर देता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो शक्तिशाली देश है और कमज़ोर देश के ऊपर जो आधिपत्य स्थापित करता है वो उनके बीच का जो एक मूल अगर कहा जाए तो वो उनका आर्थिक हित होता है या आर्थिक कारण ही है जिसकी वजह से जो शक्तिशाली देश है वो कमज़ोर देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो जो कॉलोनाइजेशन है, जो कहा जाए या देशों को कॉलोनी बनाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो हम सभी अब तक इसके बारे में हम लोगों ने भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ा है कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भारत को अपना एक उपनिवेश बनाया, कॉलोनी बनाई। लेकिन ये कोई भारत में तो सिर्फ घटित घटना नहीं थी, ये विश्व के लगभग सभी कोनों में इस प्रकार की ये घटना घट चुकी थी। और कॉलोनाइजेशन जो है, जैसा कि हमने अभी बात की कि एक मजबूत या शक्तिशाली देश के द्वारा एक कमज़ोर देश के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि जो कॉलोनाइजेशन है वो स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा विश्व के हिस्सों में किया गया, या स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था और उसके बाद इसी प्रवृत्ति को या इसी विशेषता को यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखा गया। तो सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल अपने से कमज़ोर देशों के ऊपर उनको अपनी कॉलोनी बनाने का प्रयास करते हैं और उनको कॉलोनी बनाते हैं। बाद में यूरोप के तमाम सारे देशों ने भी विश्व के कमज़ोर देशों को अपने आधिपत्य में लेना प्रारंभ किया और उन देशों के कच्चे माल को, वहाँ के बाज़ार को अपने आर्थिक हितों के हिसाब से उन लोगों ने उसका प्रयोग किया। तो इस तरह देखेंगे हम कि अब तक हम लोगों ने जो प्राचीन इतिहास पढ़ा है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है या आधुनिक इतिहास में भी हम जितना भी अब तक पढ़ चुके हैं, तो हमने देखा है कि एक देश द्वारा दूसरे देश के ऊपर आधिपत्य करना और एक शक्तिशाली देश के द्वारा कमज़ोर देश को हराना, ये एक बहुत सामान्य सी परिघटना है। ये बहुत कॉमन फिनोमेना हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है। ये कोई नई बात नहीं है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर आधिपत्य कर रहा है। लेकिन एक देश द्वारा दूसरे देश के आधिपत्य की घटना को समकालीन इतिहास के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो डीकोलोनाइजेशन का जो एक विपरीत जो अर्थ है कॉलोनाइजेशन, उसके संदर्भ में जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्यों नहीं पहले के द्वारा राज्यों के द्वारा जो किया गया टेरिटोरियल एक्सपेंशन है या जो उनके राज्य का विस्तार है उसको कॉलोनाइजेशन का नाम क्यों नहीं दिया गया। जब हम ये बात करते हैं कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर आधिपत्य एक बहुत कॉमन फिनोमेना हिस्ट्री का है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन समकालीन इतिहास में कॉलोनाइजेशन या औपनिवेशीकरण का जो इतिहास है उसको एक अलग से एक घटना मानी गई है। ये एक तरह से समकालीन इतिहास का विषय क्षेत्र बन जाता है, अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको देखते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की नीति अपनाई उसी को कहा गया उपनिवेशीकरण, जबकि स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा देखा जाए तो ये प्रारंभ किया गया, लेकिन इसको उपनिवेशीकरण नहीं कहा गया। इसको कहा गया कि ये साम्राज्य विस्तार की नीति है। लेकिन अगर देखा जाए तो कॉलोनाइजेशन से कुछ खास अलग यहाँ पे अंतर इसका दिखाई नहीं पड़ता है। बाद में जब बड़े पैमाने पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने कमज़ोर देशों को गुलाम बनाना शुरू किया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं हुई। और समकालीन इतिहास के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो कहा था कि हम लोगों ने ये बात देखी थी उसमें कि जब भी विश्व में कोई एक ऐसी घटना घटित होती है जिसका प्रभाव विश्व के दूसरे अन्य हिस्सों में भी बड़ी तेज़ी से पड़ता है या हो सकता है कि कुछ समय का अंतराल लिए हुए वहाँ तक प्रभाव अपना पहुँचाए, जैसा कि
यूरोपियन कंट्रीज़ के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के समय हम देखते हैं कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक महाद्वीप में अपनी कॉलोनी स्थापित की है तो कुछ सालों के बाद ये प्रक्रिया हो सकता है कि विश्व के दूसरे हिस्सों में भी फैली और एक तरह से देखते देखते पूरे विश्व इस औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की चपेट में आ गए। तो यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के टेरिटोरियल एक्सपेंशन को ही हम उपनिवेशीकरण की संज्ञा देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ये स्पेन या पुर्तगाल के द्वारा किए गए साम्राज्यवाद या उनकी साम्राज्यवादी नीति से ये अलग है। तो यहाँ पर हमें इस अंतर को समझना होगा। स्पेन और पुर्तगाल ने जब कमज़ोर देशों को आधिपत्य में लाना शुरू किया तो वो इसलिए एक सामान्य सी परिघटना माना गया उसको, या उसको साम्राज्यवाद की नीति के तहत उठाया गया कदम कहा गया, क्योंकि ये लगभग पूरे विश्व में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं देखी गई कि एक साथ एक प्रकार की होड़ मच गई हो देशों को अपने अधीन लाने की। इस प्रकार की होड़ तब मची जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने विश्व के कमज़ोर देशों को अपने आधिपत्य में लाने का प्रयास शुरू किया और ये होड़ हम देखेंगे धीरे धीरे महाद्वीप की सीमाओं को भी क्रॉस करती जाती है, बाउंड्रीज़ को। तब यूरोपियन कंट्रीज़ के साम्राज्य विस्तार की नीति को उपनिवेशीकरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसने साम्राज्यवाद को एकाएक बढ़ावा दिया और इतना ज़्यादा ये बढ़ावा दिया इस तरह कि साम्राज्यवाद एक नए रूप में हमको दिखाई देने लगता है। पहले छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, विद्रोह हो रहे हैं और एक कमज़ोर देश को गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया जा रहा था वो एक अलग रूप में दिखाई पड़ रहा था। उसमें एक प्रकार की निरंतरता हम देखते हैं और उनके दूसरे देश को आधिपत्य में लाने के पीछे जो उनका मोटिव काम कर रहा है वो हम देखते हैं। ये लगभग सभी देशों में एक साथ ये उनके अंदर ये विचारधारा का जन्म ले रही है कि अब हमें भी दूसरे देशों के यूरोपियन कंट्रीज़ के समान मुकाबले के समान हमको भी उनको बराबरी में ही कॉलोनीज़ की स्थापना करनी है। ऐसा ना हो कि इस कॉलोनीज़ की स्थापना करने के दौड़ में हम पिछड़ जाएं। तो यहाँ से हम देखेंगे जो साम्राज्यवाद है, जो उसकी निरंतरता है, जो उसकी गति है, जो तीव्रता है, वो पहले के देशों के द्वारा किए गए साम्राज्यवाद से थोड़ा हमको यहाँ पे डिफरेंट दिखता है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने बड़े पैमाने पर विश्व के अधिकांश देशों को जब अपने आधिपत्य में लाना शुरू किया तो इसको उपनिवेशीकरण की संज्ञा दी गई। ये उपनिवेशीकरण जो है विश्व के विभिन्न कमज़ोर देशों के ऊपर जब स्थापित किया गया तो जैसा हम बहुत अधिक देशों के बारे में ना जा कर के हम केवल इतिहास में हम अब तक जितना हमने पढ़ा है इंडिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें अपने आप में पूरी कॉलोनियल हिस्ट्री समझ में आ जाती है कि जब भारत में ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से अपनी कॉलोनी बनाई, तो ऐसा नहीं कि तुरंत आकर के उन्होंने यहाँ पर हमला किया और भारत को अपनी कॉलोनी बना ली। किस तरह वो व्यापार के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे व्यापारिक सुविधाएँ हासिल करते हुए उन लोगों ने कैसे एक व्यापारी ताकत से वो राजनीतिक ताकत के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इसी प्रकार से जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया गया तो वो प्रारंभ में आप देखेंगे किसी और रूप में रहा और धीरे धीरे बाद में जाकर के वो उपनिवेश उनका बन गया। तो इस प्रकार से ये जो उपनिवेशवाद है इसको जो हवा मिली वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब देशों को हारे हुए देशों को अपने आधिपत्य में लेने की जो बंदरबाट शुरू हुई, जिन देशों ने मिल करके विश्व युद्ध में लड़ाइयाँ लड़ी थीं वो कमज़ोर देशों को अपने आधिपत्य में लेने के लिए लालायित हो गए और इस तरह हम देखेंगे कि पूरी होड़ मस्ती चली गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इस तरह पूरा देश लगभग हम देखेंगे कि पूरे विश्व के अधिकांश हिस्से जो हैं वो किसी न किसी यूरोपियन कंट्री के उस समय गुलाम हो या उपनिवेश बन गए थे। और ये परिस्थिति लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रही, हालांकि काफ़ी लंबा समय स्थिति में बीता, लेकिन ये परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं बनी रहने वाली थी। 1776 में हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो है वो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियल पावर है उससे वो आज़ाद हो जाता है। उत्तरी अमेरिका के कॉलोनीज़ हैं वो ब्रिटेन के आधिपत्य से अपने आप को आज़ाद करती हैं। फिर आगे चलकर एक घटना घटती है, कुछ सालों के पश्चात हैती नामक एक देश है वो फ्रांस से आज़ाद होता है। फ्रांस ने उसको हैती को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था और इस तरह 19वीं सदी तक आते आते अधिकांश देश जो है वो स्पेन और पुर्तगाल से आज़ाद हो जाते हैं। वही स्पेन पुर्तगाल जो प्रारंभ में जिन लोगों ने साम्राज्यवादी की नीति के तहत देशों को अपना गुलाम बनाया था, लेकिन इसको कॉलोनाइजेशन का नाम नहीं दिया गया था। तो 19वीं शताब्दी तक आते आते अधिकांश देश स्पेन पुर्तगाल से आज़ाद हो जाते हैं।
लेकिन 1976 में उत्तरी अमेरिका का ब्रिटिशर्स से आज़ाद होना, हैती का फ्रांस से आज़ाद होना और स्पेन और पुर्तगाल से 19वीं सेंचुरी में अधिकांश देशों का आज़ाद हो जाना, इसको विऔपनिवेशीकरण नहीं कहा गया, बल्कि इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन या फ्रीडम मूवमेंट इन देशों में चले, या क्रांति हम कह सकते हैं। यानी कि समकालीन इतिहास को अगर हम गहराई से देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका की आज़ादी, हैती की आज़ादी या स्पेन और पुर्तगाल से आज़ाद हुए देशों की आज़ादी को विऔपनिवेशीकरण के अंतर्गत हम नहीं पाते हैं। इसका मतलब विऔपनिवेशीकरण जैसी परिघटना जो है, जो विश्व में पूरे विश्व में एक साथ या आसपास कुछ सालों के अंतर पर घटी हुई, इसीलिए हम विऔपनिवेशीकरण कुछ अलग प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलनों को या अलग प्रकार का कुछ देशों में घटित घटना को हमने विऔपनिवेशीकरण के अंतर्गत समकालीन इतिहास में देखा। तो विऔपनिवेशीकरण हम उत्तरी अमेरिका की आज़ादी को नहीं मान सकते, हैती को फ्रांस से आज़ाद होने को हम विऔपनिवेशीकरण नहीं मान सकते। तो ऐसा क्या है कि जो इन देशों की आज़ादी को विऔपनिवेशीकरण से अलग करता है, बल्कि इन देशों की आज़ादी को हम स्वतंत्रता आंदोलन या फ्रीडम मूवमेंट मानते हैं? क्यों, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस समय के वैश्विक परिदृश्य को हमें देखना चाहिए। क्या उत्तरी अमेरिका के आज़ाद होने के साथ साथ ही कॉलोनियल पावर या पावरफुल देशों की जो ये विचारधारा है, क्या वो ख़त्म हो गई थी? क्या हैती के फ्रांस से आज़ाद होते ही कॉलोनीज़ बनाने की जो प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो गई थी? या 19वीं सेंचुरी तक आते आते स्पेन और पुर्तगाल से जो देश आज़ाद हो चुके थे, इन सब के साथ ही जो कॉलोनियल पावर्स थी, क्या उनका विश्व से खात्मा हो चुका था? तो जब हम अपने आप को जब हम इस स्थान पर खड़ा पाते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका तो केवल ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था, हैती फ्रांस से आज़ाद हुआ, लेकिन कॉलोनियल पावर अभी भी बनी हुई हैं विश्व के अनेक हिस्सों में और काफ़ी लंबे समय तक वो अपने आप को एग्जिस्ट किए रहती हैं। यानी कॉलोनियल पावर्स या जो औपनिवेशिक ताकतें हैं वो अभी भी अस्तित्व में थीं। इसीलिए विऔपनिवेशीकरण नहीं कहा गया उपरोक्त देशों की आज़ादी को। उपरोक्त देश मतलब उत्तरी अमेरिका, हैती या स्पेन या पुर्तगाल से आज़ाद हुए देशों को। हम देख रहे हैं कि विऔपनिवेशीकरण नहीं कहा गया बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया, क्योंकि औपनिवेशिक ताकतें अभी भी अस्तित्व में हैं, बल्कि वो शिफ्ट हो रही हैं इधर से उधर। वो अभी भी एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर आ गई। यानी कि देशों को गुलाम बनाने की, कॉलोनी बनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, शिफ्ट होती जा रही है। और कॉलोनियल पावर के अस्तित्व में होते हुए विऔपनिवेशीकरण हम कह सकते हैं कि हम नहीं मान सकते कि विऔपनिवेशीकरण हुआ, या इसको विऔपनिवेशीकरण कहना चाहिए। तो यहाँ समकालीन इतिहास के अंतर्गत कहा जाता है या अध्ययन किया गया, अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विऔपनिवेशीकरण के काल की शुरुआत हुई। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉलोनियल पावर का कहीं ना कहीं अस्तित्व कमज़ोर पड़ गया होगा या वो समाप्त हो गई होंगी। जैसा कि अभी हमने पहले कहा कि कॉलोनियल पावर अभी शिफ्ट इधर से उधर हो रही थी और अस्तित्व में थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉलोनियल पावर जो है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही होंगी। तभी कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशीकरण का काल प्रारंभ हुआ 1940s और 1950s के समय में। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है उस समय विऔपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई। क्यों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्यों? अब इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हमें घटनाओं पर एक बारीक दृष्टि रखनी चाहिए कि पहले के देशों ने जो अपने कमज़ोर देशों को गुलाम बनाया उसे हमने कॉलोनाइजेशन क्यों नहीं कहा, जिस पर हमने चर्चा की। कुछ देश आज़ाद हुए तो उसको हम लोगों ने विऔपनिवेशीकरण क्यों नहीं कहा। बाद में हमने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विऔपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई, इसको विऔपनिवेशीकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इसी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब कॉलोनियल पावर की ताकत में कमी आई होगी। तो कॉलोनियल पावर्स किस प्रकार से कमज़ोर हो रही हैं, अब हम इस पर एक चर्चा करेंगे, दृष्टि डालेंगे। तो विऔपनिवेशीकरण की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्यों हुआ? विऔपनिवेशीकरण मतलब उपनिवेश बनने की जो प्रक्रिया है उसका खात्मा होना, यानी उपनिवेश जो बनाए गए देश की गुलामी की स्थिति से आज़ादी,
यहाँ मुझे वी औपनिवेशिक, आप सब अभी इतिहास के विद्यार्थी हैं और एमए के स्टूडेंट्स हैं, तो वी औपनिवेशीकरण का अर्थ पता होगा आप सभी को कि वी औपनिवेशीकरण मतलब किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमज़ोर देश के ऊपर जो आधिपत्य की स्थिति है उसका खात्मा हो जाना, और वह देश अपने आप में एक आज़ाद देश की भांति वो व्यवहार करना जब प्रारंभ कर देता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वी औपनिवेशीकरण की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की जो सुप्रीमेसी है, यानी जो उनकी सर्वोच्चता की जो भावना है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की सर्वोच्चता में कमी क्यों आई, ये हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों को पढ़ते समय हम जान चुके हैं कि कैसे, और ब्रिटेन और फ्रांस की जो स्थिति है वो इन विश्व युद्धों में काफ़ी अच्छी नहीं रहती है, और इनके मुकाबले यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। तो अब ये जो ब्रिटेन और फ्रांस की जो सर्वोच्चता है उसका स्थान यूएसए ने ले लिया, और यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि इनका ब्रिटेन फ्रांस जैसे देशों का जो रूल है वो इनकी कॉलोनीज़ पर कायम रहे। ब्रिटेन और फ्रांस जो कि यूएसए के सुपर पावर बनने से पहले उस समय के वैश्विक अखाड़े के प्रमुख खिलाड़ी कहे जा सकते हैं, प्रमुख खिलाड़ी हैं और सबसे शक्तिशाली मजबूत दावेदार हैं विश्व के देशों को पर आधिपत्य करने के मामले में। तो यहाँ पर जब यूएसए सुपर पावर बनता है तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि अब ब्रिटेन और फ्रांस का रूल कॉलोनीज़ के ऊपर रहे, क्योंकि ये यूएसए की सर्वोच्चता को कहीं ना कहीं हानि पहुँचाएगा। तो ऐसे में यूएसए ने दबाव डालना शुरू किया कि सभी यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने देशों को गुलाम बना रखा है या कॉलोनीज स्थापित की हैं, उनको वो अपने औपनिवेशिक दास्ता से आज़ाद करें। साथ साथ जब इन दो विश्व युद्धों में हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ की स्थिति बहुत ऐसे देश जो कमज़ोर स्थिति में थे, अब वो अपनी कॉलोनीज़ का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस हैं, ये अपने उपनिवेशों से अपने देश के लिए खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं, साथ साथ उपनिवेशों को भी वो नहीं चला पा रहे हैं अब हैं। और इसी समय हम देखते हैं इन उपनिवेशों में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल विश्व में इंडिया का है कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बड़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहे हैं, और ऐसे में इन यूरोपियन औपनिवेशिक ताकतों को अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर आधिपत्य जमाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा, और इनके लिए घाटे का सौदा अब बनता जा रहा है। और साथ साथ यूएसए के रूप में इन कॉलोनीज़ को लगा, ये गुलाम देशों को लगा कि अब हमें एक मंच मिल गया, और इन कॉलोनीज़ को जिनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया, जो अभी तक गुलाम थे, यूएसए ने जब इन कॉलोनीज़ को आज़ाद करने की बात कहनी शुरू की, इन औपनिवेशिक ताकतों पर दबाव डालना शुरू किया, तब ये सभी औपनिवेशिक जो देश थे, कंट्रीज़ थीं जो गुलाम थीं, उनको अपनी बात रखने के लिए यूएसए के रूप में एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो इस तरह से हम देखेंगे, और ये सारे प्रमुख कारण रहे जिनकी वजह से ये वी औपनिवेशीकरण स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कारण रहे, छिटपुट कारण रहे, जिन्होंने 1940s के डिकेड में वी औपनिवेशीकरण की शुरुआत कर दी पूरे एशिया में। और एशिया ही नहीं, चूँकि हमारा पेपर है कंटेम्प्रेरी एशिया, इसलिए हम एशिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे बार बार कहा कि कंटेम्प्रेरी एशिया का जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो कंटेम्प्रेरी एशिया को हम कंटेम्प्रेरी एशिया को पूरे वैश्विक परिदृश्य से जोड़ करके पढ़ना होगा। और मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि समकालीन विश्व का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भले ही एक महाद्वीप में यह घटना क्यों न घटित हुई हो, इसका प्रभाव दूसरे विश्व के दूसरे हिस्से में भी अवश्य पड़ा। तो समकालीन इतिहास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत या उसकी प्रमुख घटना के रूप में समकालीन विश्व के इतिहास के अंतर्गत एशिया का वी औपनिवेशीकरण एक प्रमुख स्थान रखता है ये घटना। और समकालीन विश्व का इतिहास ही अगर हम देखें तो समकालीन इतिहास जो है वो समकालीन विश्व का इतिहास माना जाता है। तो इस संदर्भ में एशिया का जो वी औपनिवेशीकरण स्टार्ट हुआ 1940s में, वो सिर्फ एशिया में ही नहीं हुआ, वो एक साथ हम देखेंगे कि अफ्रीका में भी स्टार्ट हुआ। और इस तरह विश्व के अधिकांश जो बड़े हिस्से हैं वो औपनिवेशीकरण से मुक्त होने लगे, और वहाँ पर भी औपनिवेशीकरण के अंतर्गत क्रांतियाँ होने लगी, फ्रीडम मूवमेंट होने लगे। विश्व के सभी हिस्सों में भारत जैसे फ्रीडम मूवमेंट वहाँ पर चल रहे हैं।
और लेकिन हमारा पेपर चूँकि कंटेम्प्रेरी एशिया का है, इसलिए हम यहाँ पर कंटेम्प्रेरी एशिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। लेकिन 1940s के डिकेड में हम देखेंगे कि अफ्रीका में भी इसी प्रकार के आंदोलन चले, वहाँ का भी औपनिवेशीकरण उसमें भी हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि औपनिवेशीकरण के इन कारणों के अलावा जिनमें हमने पढ़ा कि ब्रिटेन और फ्रांस की सर्वोच्चता में कमी आई, ये अपनी कॉलोनीज से खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ने परेशान करके रख दिया कॉलोनियल पावर्स को। इसके अलावा यूएसए का बढ़ता दबाव भी इनको परेशान कर रहा है। साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कमज़ोर देशों के लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाला एक तत्व बन रही है। जैसे कि जापान जैसे छोटे से देश ने रूस पर विजय जब हासिल की 1904 और 5 की घटना ये है, जापान ने रूस को हरा दिया और जापान ने नारा दिया कि एशिया एशिया वालों के लिए है। तो इससे एक तरह से एशिया में अधिकांश जो गुलाम देश थे उन सब में एक इस बात का संदेश गया कि जब जापान जैसा देश रूस को हरा सकता है तो क्या हम अपने ऊपर आधिपत्य की हुई कॉलोनियल पावर्स को नहीं हरा सकते। तो ये बहुत प्रेरक तत्व का काम किया इस तरह की घटनाओं ने, और विश्व युद्धों में उपनिवेशों की दुर्बल होती हुई जो स्थिति है कॉलोनियल पावर्स की, इन सब ने तो सबसे बड़ा एक हाथ निभाया। साथ साथ इस समय हम देखेंगे जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, और इसने एक बड़े पैमाने पर समानता की बात, न्याय की बात, आज़ादी की बात उठानी शुरू की। और इस तरह से UN की जो भूमिका है, UNO की भूमिका है, इसने भी बड़े पैमाने पर 1950s में कॉलोनियल पावर्स के खात्मे के लिए एक तरह से ज़मीन तैयार कर दी।